चलें, आज इंशाल्लाह हम प्रिवेंटिंग सुसाइड के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और इस टॉपिक के अंदर हम बेसिकली दी एसेंस जो है ना इस पूरे चैप्टर का वो कवर करेंगे। ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं यहाँ पे, ये सारे तकरीबन वही रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हम पहले कवर कर चुके हैं, ठीक है। प्रीवियस सुसाइड इंटेंट, इसके बारे में भी बात हो चुकी है कि एक दफ़ा सुसाइड अटैम्प्ट किसी ने कर ली है तो उसके बाद उसके चांसेस ऑफ अटेम्प्टिंग सेकेंड टाइम इंक्रीज़ हो जाते हैं। सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर, सेल्फ हार्म के अंदर अगर कोई इन्वॉल्व है तो इसका मतलब ये है कि दे आर मूविंग टूवर्ड्स सुसाइड। सेल्फ हार्म की बात हमने इससे पहले नहीं करी है, लेकिन सेल्फ हार्म एसेंशियली क्यों करते हैं लोग, ठीक है। सेल्फ हार्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअली सुसाइड अटैम्प्ट, क्योंकि सेल्फ हार्म के अंदर जो पेशेंट्स होते हैं दे आर नॉट अटेम्प्टिंग टू किल देमसेल्व्स, ठीक है। सेल्फ हार्म इज़ डिफरेंट, वो अटैम्प्ट के जिसके अंदर ज़िंदगी अपना लेना चाहें वो जो है ना सुसाइड के अटैम्प्ट में जाती है। लेकिन अक्सर लोग, बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं जो अपने आप को मारना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो अपने आप को के ऊपर इंजरीज इन्फ्लिक्ट करते हैं वेरियस मेथड्स के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल, गर्म पानी के अंदर हाथ डाल देंगे, गर्म तेल के अंदर हाथ डाल देंगे, ठीक है। इसी तरह से रेज़र के थ्रू बहुत कॉमन है, हाथों पे रिस्ट के ऊपर, नीचे थाइस के ऊपर, अपनी शिन्स के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली सेल्फ हार्म पेशेंट्स जो हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि वो क्यों अपने आप को इस तरह से जो है ना पेन के अंदर डालते हैं, तो अक्सर जो है ना सेल्फ हार्म के पेशेंट्स, उनका जवाब क्या होता है कि उनका जो साइकोलॉजिकल पेन है, जो एंग्विश है, जो स्ट्रेस है, जो डिस्ट्रेस है, वो इतना ज़्यादा हाई है कि वो दे वुड रादर हैव फिज़िकल पेन देन दैट, ठीक है। वो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटॉलरेबल होता है। तो बेसिकली जो फिज़िकल पेन है वो, उसका काम क्या होता है, वो जो उनका साइकोलॉजिकल पेन है, साइक 1 जिसकी हमने बात करी थी, उसको जो है ना ओवरकम करने के लिए, उससे डिस्ट्रैक्शन के लिए वो अपने आप को जो है ना उस फिज़िकल पेन के थ्रू गुजारते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो सेल्फ हार्म के जो पेशेंट्स होते हैं वो क्यों अक्सर इस वजह से कर रहे होते हैं क्योंकि दे हैव अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल पेन। और हमने पिछली क्लास में जिस तरह से देखा कि वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स फॉर सुसाइड वो क्या था, मेजर रीजंस क्या थे, साइकोलॉजिकल पेन, ठीक है। साइक 1 जो है, इट इज़ अ मेजर रीज़न फॉर कमिटिंग सुसाइड, ठीक है, वन ऑफ द मेजर रीजंस। इसके अलावा टॉक अबाउट सुसाइड, डाइंग और सेल्फ हार्म, इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में अगर कोई बंदा ओपनली फ्रीली बात कर रहा है तो ये किस चीज़ की इंडिकेशन है कि उसके अंदर जो डेथ की जो एवर्जन है, नेचुरल डेथ की एवर्जन, वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के अंदर सुसाइड के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, रिस्क जो है बढ़ जाता है। इसी तरह से ये क्या है, ये आपके मेंटल हेल्थ के हवाले से ये पॉइंट है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसके अलावा सब्सटेंस अब्यूज़, क्रोनिक पेन, फिज़िकल पेन, इंसोम्निया एंड सर्टेन मेंटल डिसऑर्डर्स, ये भी क्या है, ये रिस्क फैक्टर्स आपके इंक्रीज़ कर देते हैं, आपका जो रिस्क है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। इसके बारे में भी हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करी। सब्सटेंस अब्यूज़ के अंदर ख़ास तौर पे अल्कोहल के अंदर मैंने कहा था कि कुर्सियों को अपनी जगह पे रखें, ठीक है। तो आप अगर हिलाना भी था तो फिर इस तरह से हिलाती कि पूरी क्लास नहीं डिस्टर्ब होती। इधर देखें, अगर हिलाना था तो इस तरह से हिलाती कि पूरी क्लास डिस्टर्ब नहीं होती ना उसकी वजह से। इसी तरह से होपलेसनेस अगर किसी बंदे के अंदर आ जाए, शेम यानी गिल्ट की कैफियत आ जाए, ह्यूमिलिएशन आ जाए, ठीक है। सोसाइटी के अंदर शेम और ह्यूमिलिएशन में क्या फ़र्क है, शेम कम्स फ्रॉम द इनसाइड, ठीक है, अपना बंदा खुद जो है ना गिल्टी महसूस करे तो वो शेम होती है। ह्यूमिलिएशन कम्स फ्रॉम सोसाइटी, ठीक है, बाहर से लोग उसे जो है ना अगर शर्मिंदा करें तो वो ह्यूमिलिएशन कहलाती है। डिस्पेयर यानी कि बिल्कुल जो फ्यूचर के बारे में आप बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं। होपलेसनेस और डिस्पेयर तकरीबन सेम ही चीज़ हैं, सिमिलर चीज़ हैं। एंजाइटी, पैनिक, ठीक है। इसके अलावा एंजाइटी अगेन इट्स अबाउट द फ्यूचर, ठीक है।
जिस तरह से हमने बात करी थी, डिप्रेशन इज़ अबाउट द पास्ट एंड प्रेजेंट, एंजाइटी इज़ अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर जो है ना, जो आपका जो फ्यूचर का आउटलुक है वो नेगेटिव होता है बहुत एंजाइटी के अंदर। आपको लग रहा होता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बुरा हो सकता है। सेल्फ लोदिंग, अपने आप को आप हेट करते हैं, बिल्कुल आपको जो है ना लग रहा होता है कि मैं तो बिल्कुल बुरा इंसान हूँ, मुझे जो है ना बिल्कुल जीने का कोई हक़ नहीं है। इस तरह की अगर बातें लोग कर रहे हैं तो वो रिस्क उनका इंक्रीज़ हुआ होता है सुसाइड का। इम्पल्सिविटी एंड एग्रेसिव टेंडेंसीज़, ये किस वजह से रिस्क फैक्टर्स में आती हैं? क्योंकि इम्पल्सिव लोग क्या करते हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं करते, और जो फ्यूचर है उसको अपने जहन में नहीं रखते कोई भी काम करते हुए। वो प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट इमोशंस से जो है ना बिल्कुल अपने आप को जो है ना काबू कंट्रोल नहीं कर पाते। जो इमोशंस उस वक्त प्रेजेंट में महसूस कर रहे होते हैं उसी को वो इटर्नल समझते हैं, उसी को वो ये नहीं रिकग्नाइज़ करता कि ये जो इमोशंस हैं, ये जो इमोशनल स्टेट है ये टेम्परेरी है, और वो उसी की बेसिस के ऊपर एक्ट कर लेते हैं विदाउट एनी रिगार्ड फॉर फ्यूचर। ठीक है, तो इस वजह से ये इनका जो सुसाइडल बिहेवियर वो क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, सुसाइड का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है, बिकॉज दे डोंट टेक इनटू कंसिडरेशन फ्यूचर इफेक्ट्स ऑफ देयर एक्शंस। ठीक है, इसके साथ साथ रीसेंट लॉस, ये सोशल फैक्टर्स की बात हो गई। अब सोशल फैक्टर्स की तरफ हम आ गए। रीसेंट लॉस और सिग्निफिकेंट ट्रॉमेटिक इवेंट इंक्लूडिंग अ पेड रिलेशनशिप, बेरीवमेंट यानी कि डेथ इन अ फैमिली, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जॉबलेसनेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, ये जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो जो है ना सुसाइड के रिस्क को इंक्रीज़ करते हैं। इसके अलावा रिलेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, लोनलीनेस एंड सोशल आइसोलेशन, ये यहाँ तक भी देखा गया है कि जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, जो नेचुरली जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं उनके अंदर सुसाइड के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू एक्सट्रोवर्ट्स। ठीक है, देखा गया है कि सुसाइडल जो पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर इंट्रोवर्ट्स होते हैं। क्यों? ज़्यादातर तो नहीं, उसमें एक सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी होती है इंट्रोवर्ट्स की। ठीक है, यानी कि जो एक्सट्रोवर्ट्स से कंपेयर करें तो उनका जो नंबर ऑफ तादाद है वो ज़्यादा होती है, लेकिन मतलब फिर भी मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल वही इंट्रोवर्ट्स ही होते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्यों है? क्योंकि जो इंट्रोवर्ट्स हैं उनका जो सोसाइटी से कनेक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना एक्सट्रोवर्ट्स का होता है। तो बेसिकली जो सोशल आइसोलेशन है, लोनलीनेस है, कोई बंदा अलग रह रहा है, अकेला रह रहा है किसी फ्लैट के अंदर, घर वालों के साथ नहीं रह रहा, तो उसके जो चांसेस होते हैं वो हाई हो जाते हैं। इस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहा है, अक्सर जो कॉलेज के अंदर सुसाइड होती हैं उसमें देखा यह गया है, हॉस्टल में बंदा रह रहा है, ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स जो हॉस्टल के अंदर अपना एक स्टडी ग्रुप बना लेते हैं, एक दोस्तों का ग्रुप बना लेते हैं और उसी के साथ बेसिकली उठना बैठना रखते हैं, तो वो जो है ना सुसाइड से रिलेटिवली सेफ रहते हैं, क्योंकि उनका वो बेसिकली एक सूडो फैमिली बना लेते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे वो कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कि अपने जो फ्रेंडशिप्स हैं वहाँ पे वो फॉर्म नहीं कर पाते, नई फ्रेंडशिप्स, ये बहुत मुश्किल काम है एकदम से नई आप फ्रेंडशिप्स फॉर्म करें, लेकिन ये जो पेशेंट्स जो स्टूडेंट्स ये काम नहीं कर पाते उनके अंदर सुसाइड के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव दैट प्रोटेक्टिव फैक्टर। जो सोसाइटी है वो आपको प्रोटेक्ट करती है, ख़ासतौर पे होपलेसनेस, डिस्पेयर, इस तरह की चीज़ों से, क्योंकि जब लोग आपके साथ होते हैं, लोग आपसे बात कर रहे होते हैं, लोग आपसे जो है ना लोगों से आप मिलजुल रहे होते हैं, तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है कि आपका जो विज़न है वो कंस्ट्रक्ट नहीं होता, आपका विज़न जो है ना एक ही डगर के ऊपर महदूद नहीं होता, बल्कि आपका जो विज़न है वो ब्रॉड रहता है। आप फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ को, मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ को देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ लोगों को देख रहे होते हैं, आपको देख रहा होता है कि भाई ये बंदा भी इसने ये सिचुएशन के अंदर ये काम किया तो अपने आप के अंदर इस तरह से इम्प्रूवमेंट लेके आया, ठीक है। तो एक तरफ से वो उस तरफ भी जा रहा होता है कि कुछ पेशेंट्स, कुछ जो है ना फ्रेंड्स आपको होपलेसनेस की तरफ भी लेके जा रहे होते हैं, लेकिन आपको एक वैरायटी ऑफ बिहेवियर दिख रहा होता है, वैरायटी ऑफ आउटकम्स दिख रहा होता है। कुछ लोग उनका लाइफ बुरी जा रही होती है, कुछ लोगों की अच्छी जा रही होती है, तो जब वो वैरायटी दिखती है तो फिर क्या होता है, आपके जो होराइजन्स हैं वो ब्रॉड होते हैं, आपका विजन जो है वो ब्रॉड होता है, आप एक ही डगर के ऊपर नहीं चलते, आप ये नहीं कहते कि ऐसा ही होगा, आप कहते हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो मायोपिया की जो कैफियत है, जो मायोपिया का मतलब क्या है कि आपका जो विज़न है, फ्यूचर का जो विज़न है वो बिल्कुल
रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाए, ठीक है। यानी कि जो आपकी देखने की कैपेसिटी है, मायोपिया जो एक्चुअल जो टर्म है उसका मतलब क्या है कि इस तरह का विजन कि जिसके अंदर आप साइडों पे नहीं देख सकते, बिल्कुल टनल विजन हो जाता है, ठीक है। तो मायोपिया का मतलब बिल्कुल टनल विजन, एक ही डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं और इसके अलावा इधर उधर की सोच आपके जहन में बिल्कुल भी नहीं आ पा रही। तो इस मायोपिया को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव फैक्टर है, वो क्या है? सोसाइटी एंड सोशल आपके इंटरेक्शंस, ठीक है। इसी तरह से सीकिंग आउट और इजी एक्सेस टू लीथल मेथड्स। लीथल का मतलब क्या है? जानलेवा, ठीक है। ऐसे मेथड्स जो कि आपको बिल्कुल जो है ना लीथल हों, यानी कि गन का एक्सेस, ठीक है, या रोप का एक्सेस, ठीक है, नाइफ्स का एक्सेस, ड्रग्स का एक्सेस, ठीक है, इस तरह की चीज़ों का एक्सेस आपका इजी हो, बिल्कुल अवेलेबल हो, तो उसकी वजह से क्या होता है? सुसाइड का रिस्क इंक्रीज़ होता है। और अगर ये ना हो तो फिर वो हम प्रोटेक्टिव फैक्टर में देखेंगे। फैमिली टर्मोइल, हिस्ट्री ऑफ फिज़िकल और सेक्सुअल अब्यूज़, ये भी हमने इसमें देखा था। ख़ास तौर पे चिल्ड्रन के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चिल्ड्रन के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं, और चिल्ड्रन के अंदर जो सुसाइड होती है वो फैमिली टर्मोइल की वजह से हो रही होती है। एडल्ट्स इतने ज़्यादा इम्पैक्टेड नहीं होते, इस हद तक नहीं होते कि वो अपने आप को जान से मार दें, लेकिन जो है ना चिल्ड्रन ख़ास तौर पे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। फैमिली मेम्बर्स, पेयर्स और फेवरेट सेलिब्रिटीज़ हैव डाइड फ्रॉम सुसाइड, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स क्या हैं? रिस्क फैक्टर्स हैं। ये आपको बेसिकली इनको आप मेमोराइज़ कर लें, इनको आप देखें, बार बार देखें, रिकग्नाइज़ करें। और इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा, जब भी आप किसी को देखेंगे, किसी की लाइफ को देखेंगे, उसके अंदर आप ये चीज़ें तलाश करें, और इन चीज़ों के अंदर अगर आपको जो है ना ज़्यादा पॉइंट्स दिखें, ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स दिखें, तो आपको फिर अंदाज़ा होगा कि ये शख्स, इसके अंदर सुसाइड के चांसेस हाई हैं। तो फिर वंस यू रिकग्नाइज कि अच्छा इसके अंदर सुसाइड के चांसेस हाई हैं, ये फर्स्ट स्टेप है टूवर्ड्स इंटरवेंशन, ठीक है। रिकग्निशन, जिस तरह से हमने शुरू में बात करी थी कि जो एबनॉर्मेलिटी का जो मॉडल है वो क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? एबनॉर्मेलिटी को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब क्यों करते हैं? जब हम रिकग्नाइज़ करेंगे कि क्या एबनॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल नहीं है, तब ही जाके, उसके बाद ही जाके हम उसको जो है ना उसकी ट्रीटमेंट, उसके अंदर इंटरवेंशन की तरफ जा सकते हैं। पहले आपको उसे रिकग्नाइज़ करना है, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है, फिर उसके बाद आप ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? पहला फैक्टर जो इन्होंने लिखा हुआ है वो है गुड इमोशनल रेगुलेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स, ठीक है। यानी जिसे हम आमतौर पे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। जिन लोगों के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होती है, तो वो अपने इमोशंस को अच्छी तरह से रेगुलेट कर सकते हैं। यानी कि अगर वो जो है ना दे आर फीलिंग डाउन, तो वो अपने आप को इस तरह के दे आर केपेबल फर्स्ट ऑफ ऑल टू रिकग्नाइज कि उनका जो मूड है वो ख़राब हो रहा है, ठीक है। अक्सर लोग जिनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी हाई नहीं होती, वो सबसे पहले उनको समझ में ही नहीं आता कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। उनको सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि वो रिकग्नाइज़ करें कि जो है ना उनका मूड डिस्टर्ब हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसका पहला कंपोनेंट ये है कि आप इमोशंस को सबसे पहले रिकग्नाइज़ करते हैं इन योरसेल्फ एंड इन अदर्स, ठीक है। इमोशनल चेंजेस के बारे में आप अवेयर होते हैं, सटल चेंजेस के बारे में भी अवेयर होते हैं, छोटे छोटे चेंजेस के बारे में भी आप अवेयर होते हैं अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। एंड वंस यू आर अवेयर, देन अनदर फैक्टर इन इमोशनल इंटेलिजेंस वो क्या है कि अवेयर होने के बाद आप उसको कंट्रोल करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं। आपके पास इस तरह के टूल्स होते हैं कि अपने आप को आप दोबारा से वापस जो है ना नॉर्मल मूड की तरफ लेके आएँ। और इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स, दे हैव टू डू विद सोसाइटी, सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है। जॉबलेसनेस है या फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व करना जितना अच्छा आपको आता है उतना ज़्यादा आप प्रोटेक्ट होंगे फ्रॉम सुसाइड। विलिंगनेस टू टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स, ठीक है। जो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को बॉटल करके रख दें, ठीक है, और बिल्कुल अपने आप के अंदर घुट के रह जाएं, अपने आप के अंदर दबा के रख लें, तो उन लोगों के अंदर इवेंचुअल सुसाइड के चांसेस क्या हो जाते हैं? हाई हो जाते हैं,
क्यों? क्योंकि व्हेन दे आर बॉटलिंग इट अप, तो वो क्या हो रहा होता है, अंदर ही अंदर से जो है ना वो पिघल रहे होते हैं, अंदर ही अंदर से वो प्रेशर बिल्डअप हो रहा होता है, वो कभी ना कभी जाके वो फटता है। जिस तरह से हमने पिछली क्लास में बात करी कि मेन आर हैव मोर चांसेस ऑफ अटेम्प्टिंग सक्सेसफुल सुसाइड्स। वो क्यों होता है? इवन दो दे डोंट टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, वो एक्चुअली बिकॉज दे डोंट टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, उनका जो चांस है ऑफ अटेम्प्टिंग सुसाइड एंड अटेम्प्टिंग सक्सेसफुल सुसाइड वो हाई हो जाता है। अक्सर जो सुसाइड के जो पेशेंट्स होते हैं वो वन ऑफ द वेज थ्रू विच दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, वो किस तरह से है, वो लोगों से बात करके, लोगों को बता के कि भाई मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मुझे जो है ना इस तरह की थॉट्स आ रही हैं। तो ये जब कोई शख्स बताता है तो वो शख्स क्या कर रहा है, वो शख्स बेसिकली ही इज़ आस्किंग फॉर हेल्प, ठीक है, वो आपसे कह रहा है कि मुझे मदद करो, ठीक है। क्यों इसी तरह से क्यों? क्योंकि हमने ये भी देखा, शुरू में हमने बात करी थी कि एवरी सिंगल पर्सन हैज़ एन इन्नेट डिज़ायर टू लिव। आखिर तक भी कितना ही सुसाइडल हो जाए, कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल के ऊपर वो जो डिज़ायर टू लिव है वो मौजूद होती है, वो किसी न किसी फॉर्म में शो कर रही होती है अपने आप को, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सही। अजान का वक्फा कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स की, तो सबसे पहले विलिंगनेस टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम, उसके ऊपर हमने बात कंप्लीट करी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीव्स दैट डिस्करेज सुसाइड। जो हमारा रिलीजन है ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत बड़ा असासा है इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट सुसाइड। ठीक है, यहाँ पे जो बात करी है उन्होंने तो ये से बात करी हुई है कि वो रिलीजन जहाँ पे जिसके अंदर सुसाइड को डिस्करेज किया जाता है, सुसाइड के बारे में जो है ना नेगेटिव कॉनोटेशन दी जाती हैं, उन रिलीजन्स के अंदर उन सोसाइटीज़ के अंदर जहाँ पे ये रिलीजन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वहाँ पे सुसाइड का रिस्क कम होता है। इसके अलावा भी इस्लाम के अंदर बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि ख़ुदकुशी की तरफ बंदे को जाने से रोकते हैं। ठीक है, सबसे पहला एस्पेक्ट तो यही है कि ख़ुदकुशी को हराम करार दिया गया। उसके बाद फिर इसके अलावा इस्लाम आपको जो है ना इस तरह का बेसिकली आउटलुक देता है कि अगर ज़िंदगी कितनी ही होपलेस हो जाए, ठीक है, ज़िंदगी में कितनी ही प्रॉब्लम्स आ जाएं, आपके अंदर एक जो है ना, अगर आप अल्लाह पे ईमान रखते हैं तो आप क़यामत के दिन पे ईमान रखते हैं और आपको ये पता होता है कि जितना भी जुल्म हो जाए मेरे ऊपर, जितनी भी ज़्यादतियाँ हो जाएं, तो आखिर में मुझे जो है ना इंसाफ मिलना है किसी न किसी फॉर्म में। ठीक है, ये ले लें आप, किसी न किसी फॉर्म में इंसाफ मुझे आखिर में मिलना है। ठीक है, जितना भी मेरे पास ज़्यादतियाँ हो जाए, जितना भी हो जाए, उसकी कॉम्पनसेशन मुझे मिलनी है। दूसरा क्या कि अल्लाह ताला ने अपने आप को बहुत सारे अहादीस के थ्रू और बहुत सारी आयात के थ्रू अपनी जो मग़फ़िरत है, अपनी रहमदिली है, उसको जो है ना बहुत बाबर कराया है। इस्लाम जो है ना बहुत इस तरह का रिलीजन है कि जो आपको होप का मैसेज देता है, जो आपको कहता है कि चाहे आप कितने ही बुराई की तरफ चले जाएं, कितना ही वो हो जाएं, इस्लाम से दूर या अल्लाह ताला से कितना ही दूर हो जाएं, आपको वापस आने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, बस आपको यू हैव टू हैव द इंटेंशन। जब आप जो है ना, अगर आपने इरादा कर लिया ऑफ बिकमिंग अ बेटर पर्सन, तो आपके लिए जो है ना मग़फ़िरत है वो क्या है, वो जो है ना आपके लिए गारंटीड है। ठीक है, तो इस तरह से और डिफरेंट जो मैसेजेस हैं, डिफरेंट जो इस तरह की आयात हैं, हदीस हैं कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, और डिफरेंट आयात हदीस हैं, वाक़यात हैं। वाक़या है उस यहूदी का जिसने 99 कत्ल किए, फिर समा कर दिया, उसके बाद भी अल्लाह ताला ने उसे उसकी मग़फ़िरत कर ली। ठीक है, 100 कत्ल करने के बाद भी। ठीक है, तो इस तरह से मुख्तलिफ जो है ना, इवन जो इस्लामिक जो सिस्टम है, लॉ का सिस्टम है कि जिसके अंदर ज़िना की हुदूद हैं, उसके अंदर भी अगर आप पढ़ें तो इस तरह से वो लॉ डिज़ाइन हुआ होता है कि उसके अंदर मैक्सिमम जो काजी है वो कोशिश ये कर रहा होता है किसी न किसी तरह से वो जो ज़ानी है वो किसी तरह से वो बच जाए। ठीक है, काजी जो है वो जो है ना ज़ानी के ख़िलाफ़ हुक्म नहीं दे रहा होता, उसके लिए वकालत कर रहा होता है इसेंशली।
जो उसके अगर आप लॉ को पढ़ें, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ें, तो उसका बेसिक वो क्या है कि लोगों के ऊपर उस वक्त तक हद नहीं नाफिज कर सकते हम जब तक बिल्कुल एब्सोल्युटली जो है ना नेसेसरी ना हो, ठीक है। वो बहुत 4 गवाह के अलावा इस तरह का भी एक, आपको पता है, एक उस सल्तनत उस्मानिया में एक रूल इस तरह का भी था कि जो है ना अगर कोई खातून है जिसका जो है ना मियाँ जो है ना मर गया, ठीक है, विडोड है, ठीक है, एक विडो है, ठीक है, जो जिसका मियाँ जो है ना 3 साल 4 साल 5 साल पहले मर चुका है, और फिर वो जो है ना प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है, 5 साल बाद 4 साल बाद प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसको उसके ऊपर हद नहीं नाफिज की जाएगी। क्यों? क्योंकि ये चांस है कि हो सकता है वो जो 4-5 साल पहले वो शादीशुदा थी, उस वक्त से जो है ना आप जाके उसको हमल ठहराओ, ठीक है। इस तरह का इस हद तक जाते थे कि 4-5 साल 9 साल की मेरे ख्याल से हद है, कुछ इस तरह के सालों की हद है कि उस वक्त तक जो है ना उसको चांस दिया जाता है। जब तक कोई बंदा खुद आके कन्फेस नहीं करे तो ये तकरीबन इम्पॉसिबल है कि उसके ऊपर हद नाफिज की जाए, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इस्लाम जो है ना बहुत ज़्यादा मग़फ़िरत की तरफ आपको रहम का, होप का मैसेज देता है। तो इस वजह से अगर आप जो है ना इसके थ्रू भी बेसिकली बहुत लोगों को जो है ना सुसाइड से प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। कुछ लोग जो है ना इसको गलत हैंडल करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपके अंदर सैडनेस की फीलिंग आनी ही नहीं चाहिए। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको डिस्ट्रेस होना ही नहीं चाहिए, एंजाइटी होना ही नहीं चाहिए। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। इसकी वजह से उल्टा आप जो है ना लोगों को परेशान करते हो, उल्टा आप लोगों को ख़ुदकुशी की तरफ पुश करते हैं। क्यों? क्योंकि उसे लगता है, जो पेशेंट है उसे लगेगा कि अगर असल मुसलमान को जो है ना ये फीलिंग्स आनी ही नहीं चाहिए, मेरे अंदर ये फीलिंग्स आ रही हैं, तो ये इसका मतलब है कि मैं मुसलमान ही सही नहीं हूँ, ठीक है। तो आप उसको इस्लाम से मुनहरिफ कर रहे हैं, इस्लाम से दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली ये जो फीलिंग्स हैं ये अम्बिया के अंदर भी देखी गई हैं। अम्बिया के अंदर हज़रत इब्राहीम को की डिस्क्रिप्शंस, वन ऑफ द डिस्क्रिप्शंस इन कुरान हज़रत इब्राहीम की वो क्या है कि वो बार बार जो है ना साहें भरते थे, बार बार साहें भरते थे। क्यों? गम की वजह से, अपने वालिद के गम की वजह से, ठीक है। हज़रत याकूब के बारे में है, ठीक है। डिफरेंट अम्बिया के बारे में, हज़रत अय्यूब के बारे में है कि वो उन्होंने इतनी परेशानियाँ झेली, ठीक है। हज़रत यूनुस के बारे में है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो गम की कैफियत है वो तो जो है ना अम्बिया के अंदर तक भी पाई गई है, ठीक है। ये जो परेशानी की कैफियत है, हज़रत मूसा को भी जो है ना अल्लाह ताला ने क्या कहा, वो फ़िरौन के दरबार में थे, ला तख़फ़, ठीक है, डरो नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो डर रहे थे, तभी अल्लाह ताला ने बोला कि ना कि डरो नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान जो है ना डरता नहीं है, मुसलमान गमज़दा नहीं होता, या मुसलमान को इस तरह के एंजाइटीज़ नहीं आती, बल्कि इस्लाम क्या करता है कि वो जब एंजाइटी आती है, जब डिप्रेशन होता है, जब इस तरह की कैफियत आती है, तो इस्लाम आपको रेजिलिएंट करता है, ठीक है। रेजिलियंस के बारे में आपको मेरे ख्याल से नहीं बोला था, या बोला था मैंने? आपको बोला था, है ना। तो पढ़ा किसी ने रेजिलियंस? ठीक, और किसी ने पढ़ा? अच्छा जी, बताएं फिर रेजिलियंस क्या है। सर रेजिलियंस जो होता है वो एक मतलब उसका मतलब होता है फ्लेक्सिबल होना। फ्लेक्सिबल? आपके ऊपर जो भी परेशानी आ रही है उससे आपकी एबिलिटी हो। रेजिलियंस एक एबिलिटी होती है कि जब आपके ऊपर कोई परेशानी या ट्रबल वगैरह आए तो आप उससे लड़ने, वो एक एबिलिटी होती है आपके अंदर बेसिकली इतनी स्ट्रेंथ हो, ठीक है। सबसे पहली बात, रेजिलियंस के अंदर 2-3 कंपोनेंट्स हैं। एक तो स्ट्रेंथ है, आपके कैरेक्टर की स्ट्रेंथ है कि आपको अगर ऐसा है कि भाई तेज़ हवा चल रही है और एक दरख्त है जिसकी जड़ें मजबूत नहीं हैं और एक दरख्त है जिसकी जड़ें बिल्कुल डीप जा रही हैं, तो कौन सा दरख्त सर्वाइव करेगा? कि जिसकी जड़ें डीप जा रही हैं, ठीक है। तो रेजिलियंस की सबसे पहली क्वालिटी क्या है कि वो जो एक्सटर्नल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसके ख़िलाफ़ आप जम के खड़े हो जाएं। दूसरी क्वालिटी रेजिलियंस की क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप रिजिड ना हो, ठीक है। अगर कोई आपको एक तरफ से मारे तो आप इधर से जो है ना दूसरी तरफ झुक जाएं, ठीक है, डॉज करें, ठीक है। आप हर चीज़ को ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को आप हेड ऑन लें, हर प्रॉब्लम को आप जो है ना फेस करें। बिल्कुल, कभी कभार कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जिनको आप
डिफ्लेक्ट कर दें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये देखना कि किस चीज़ को आपने डिफ्लेक्ट करना है, किस चीज़ को आपने हेड ऑन लेना है। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, जो वन ऑफ द फैक्टर्स दैट इंक्रीज योर रेजिलियंस। ठीक है, रेजिलियंस का बेसिक डेफिनेशन ये है कि वो लोग कि जो परेशानियों के अंदर भी, जो मुश्किलात के अंदर भी साबित कदम रहें। ठीक है, बेसिकली साबित कदमी इज़ रेजिलियंस। ठीक है, वो उनको जो है ना हम कहते हैं कि ये रेजिलियंट लोग हैं, कि इनके अंदर ज़्यादा इतनी परेशानियां हैं भी तब भी वो अपने आप को जो है ना रोके रखे हैं। ठीक है, तो ये जो साबित कदमी की जो वो है क्वालिटी है, इसको हम कहते हैं रेजिलियंस। तो ये जो है ना इस्लाम कल्टिवेट करता है। ठीक है, इस्लाम ये नहीं कहता कि आपको जो है ना बिल्कुल परेशानियाँ नहीं आएंगी, बल्कि आयत तो ऐसी हैं कि जो कहती हैं कि परेशानियाँ ज़रूर आएंगी। परेशानियाँ तो आपका इस दुनिया का हिस्सा हैं। ठीक है, आपका इम्तिहान है। ठीक है, तो लेकिन क्या है, इस्लाम के थ्रू, आपके ईमान के थ्रू आप वो जो परेशानियाँ हैं उनसे आपको लड़ने की सलाहियत मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा ओपननेस टू सीकिंग ट्रीटमेंट फॉर मेंटल, फिज़िकल और सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर्स। जो लोग ख़ुद जाके ट्रीटमेंट को सीख करें उनको उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑफ नॉट अटेम्प्टिंग सुसाइड। इसी तरह से फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट। जो लोग आइसोलेशन की तरफ नहीं जा रहे होते, फैमिली के अंदर सपोर्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, गाँवों के अंदर होते हैं, इस तरह की कम्युनिटी के अंदर होते हैं जो कि बहुत क्लोजली नेट हैं, एक दूसरे के करीब हैं बिल्कुल, तो वहाँ पे सुसाइड के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि आप अगेन जो मायोपिया है वो क्या होता है, सबसे पहली बात वो मायोपिया डिक्रीज़ होता है। आप जो है ना अपनी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अपने जो स्ट्रेसेस हैं, वो आपको ऐसा नहीं लग रहा होता है कि आपने ख़ुद फिक्स करने हैं। आपके पास सपोर्ट होती है कि भाई अगर मैं नहीं कर पा रहा तो मेरा भाई कर लेगा। ठीक है, मैं नहीं कर पा रहा तो मेरा चाचा कर लेगा, मेरा मामा कर लेगा। ये जो लोग हैं ये आपकी फाइनेंशियल भी सपोर्ट करते हैं, सोशल भी सपोर्ट करते हैं। आपको फैमिली की कोई मैरिटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आपको जो है ना उसके अंदर मदद करते हैं। ठीक है, तो ये फैमिली सपोर्ट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स के जो कि ओवर एंड ओवर देखा गया है कि अब तो जो है ना जितने भी साइकोलॉजिस्ट, जो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि इंडिविजुअल माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी जो है ना इसको बहुत ज़्यादा जो है ना इसके ऊपर एम्फसाइज़ करते हैं कि फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिंगल काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, जो ट्रीटमेंट है वो क्या कर सकती है, आपको वो चांस दे सकती है, वो आपको इस कंडीशन तक पहुंचा सकती है कि आप रिकवर हो सकें। असल रिकवरी वो कहाँ पे होती है, वो कम्युनिटी के अंदर होती है। वो आप जब अपने घर में जाते हैं और अपनी फैमिली के अंदर जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के अंदर जाते हैं, वहाँ पे आपकी असल रिकवरी होती है। कनेक्शन टू और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चिल्ड्रन और बिलवेड पेट्स। ठीक है, और ये लोग जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई भी डिपेंडेंट होता है उनके ऊपर, तो उनके चांसेस सुसाइड के कम होते हैं, बिकॉज दे फील ऑब्लिगेटेड टू स्टे अलाइव फॉर देयर सेक। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू लीथल मीन्स ऑफ सुसाइड। अच्छा, इंशाल्लाह मैं 10 मिनट में इसको एंड कर लूँगा। ठीक है, नोइंग यहाँ पे जो है ना इन्होंने 3 स्टेप प्रोसेस बताया हुआ है कि जिसके थ्रू हम देखते हैं कि कौन से जो सुसाइड इंटरवेंशन को जब हम अप्रोच करते हैं तो 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले तो नोइंग विच फैक्टर्स इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ सुसाइड एंड विच रिड्यूस। ठीक है, यानी जो टेबल है उसको हम रिकग्नाइज करें और देखें कि भाई किस शख्स के अंदर कौन से फैक्टर्स ज़्यादा हैं। इसी तरह से सेकंड स्टेप है डिटर्मिनिंग वेदर देयर इज़ अ हाई, मॉडरेट और लो प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन विल एक्ट ऑन देयर सुसाइडल विश। और थर्ड स्टेप क्या है, इम्प्लीमेंटिंग अप्रोप्रिएट एक्शन। इसके ऊपर पूरा इन्होंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है जिसको हम डिटेल में हम अभी देखेंगे। क्लूज टू सुसाइडल इंटेंट, इसको हमने मेनली सब कुछ हमने अभी कवर कर लिया टेबल के अंदर ही। एक बात जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, जो थेरेपिस्ट हैं जब पॉसिबल सुसाइडल पेशेंट से जब डील कर रहे होते हैं तो, और वैसे भी ये रेकमेंड किया गया है कि जब आप सुसाइडल पेशेंट से डील कर रहे हो तो आप डायरेक्टली उनसे बात करें। आप टॉपिक को अवॉइड नहीं करें, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करें, उनसे बात करें कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या अपने आप को मारना चाह रहे हैं या नहीं मारना चाह रहे। बात करने से उनकी कंडीशन ख़राब नहीं होती,
बल्कि वो उसके चांसेस होते हैं कि वो ओपन अप करेंगे तो वो इम्प्रूवमेंट की तरफ आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो डेथ के बारे में वो लोग बहुत कंफर्टेबली सोच रहे होते हैं। ये हमारे अंदर जो है ना बेसिकली डेथ के बारे में जो टबू है वो आम उन लोगों के अंदर होता है जो कि सुसाइडल नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह से जो वार्निंग साइंस हैं उनको जो है ना क्लिनिशियंस ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक तो अर्ली साइंस हैं, ठीक है, यानी डिप्रेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ गिल्ट, रिमोर्स, टेंशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारे वो साइंस हैं जो कि इमीडिएट सुसाइड के डेंजर को तो वो नहीं रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन ये वो साइंस हैं कि जिनकी वजह से इन द फ्यूचर सुसाइड के चांसेस हाई हो सकते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब कि आपको भूख लगना ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसी तरह से जो सेकंड कैटेगरी है वो क्या है, क्रिटिकल साइंस है। ये वो साइंस हैं कि जिनकी वजह से सुसाइड की इंटेंट इमिनेंट है, यानी कि फ़ौरन से जो है ना सुसाइड का डेंजर जो है ना बहुत ज़्यादा सर पे आ जाता है, ठीक है। ये कौन से साइंस हैं, सडन चेंजेस इन बिहेवियर, ठीक है। अगर कोई शख्स जो है ना बहुत ज़्यादा एंशियस है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है और एकदम से वो उसका डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है और जो एंजाइटी है वो एकदम से ख़त्म हो जाती है, बहुत काम हो जाता है, तो ये एक कभी कभार ये सुसाइड की भी इंडिकेशन हो सकती है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि वो लोग जब कोई शख्स ये बात डिसाइड कर लेता है कि मुझे अपने आप को मारना है, तो उस डिसीजन से उसके अंदर सुकून आता है, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जो स्ट्रेस है वो एकदम से रिलीव हो जाता है, ठीक है। ये भी वन ऑफ द रीजंस हैं टूवर्ड्स सुसाइड के, वो जो स्ट्रेस है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है किसी को, ठीक है, उसे इस बात से प्रॉब्लम है कि मैं जो है ना कल क्या खाऊंगा, अगर मैं कल ज़िंदा ही नहीं रहूँगा तो फिर कल खाने का प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ठीक है। तो अक्सर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, वो फिर डिसअपीयर हो जाती हैं। तो इस वजह से वो जो स्ट्रेस है, वो जो एंजाइटी है, वो उनके अंदर एकदम से ख़त्म हो जाता है व्हेन समवन हैज़ डिसाइडेड टू टेक देयर लाइफ, ठीक है। तो ये देखने की चीज़ है। इसके अलावा अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड कांटेक्ट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। तो यानी कि ये लोग अपने आप के बेसिकली खुदा हाफिज़ कहने के लिए लोगों से, उन लोगों से भी बात करते हैं जिन लोगों से उन्होंने सालों भर में भी बात नहीं करी होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद बेसिकली गिविंग अवे ऑफ देयर बिलोंगिंग्स, देयर पेट्स, ठीक है, चिल्ड्रन है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा उनको जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शख्स है कि जिसको अपनी गाड़ी से बहुत ज़्यादा लगाव है, उससे बहुत ज़्यादा उसको जो है ना निगहदाश्त करता है, सब कुछ करता है, धोता है, सब कुछ करता है, तो वो क्या करेगा, जब खुदकुशी करने वाला होगा उससे पहले वो गाड़ी किसी और को दे देगा, ठीक है, कहेगा तुम रख लो, ठीक है। तो ये मेजर साइन है, ठीक है। पेट से अगर कोई जो है ना कुत्ता है, बिल्ली है, जो भी है, वो पेट किसी और को दे देगा, अडॉप्शन के लिए दे देगा, ठीक है, इवन दो वो पेट को जो है ना बहुत ज़्यादा चाहता है, ठीक है। तो ये भी वन ऑफ द मेजर साइंस हैं फॉर सुसाइड। इसके अलावा यहाँ पे सुसाइड हॉटलाइन के बारे में दिया हुआ है। मैंने कहा था अमन वालों ने जो है ना सुसाइड की हॉटलाइन कराची में भी इस्टेब्लिश की भी है, इसका नंबर मुझे निकाल के आपको देना है इंशाल्लाह। तो बेसिकली यहाँ पे जब हम सुसाइड हेल्पलाइन को जब हम कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर हम सुसाइड हेल्पलाइन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो जो सुसाइड हेल्पलाइन के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी होती है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है। सबसे पहली स्ट्रैटेजी क्या होती है, सबसे पहला ऑर्डर ऑफ बिजनेस क्या होता है, मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट एंड इस्टेब्लिशिंग अ रिलेशनशिप, इस्टेब्लिशिंग अ रैपो, ठीक है। वो उसके साथ जो है ना बेसिकली बातचीत जो है ना वो ख़त्म नहीं करे, कोई किसी न किसी टॉपिक के ऊपर बात करता रहे, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है, ऑब्टेनिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, उसका टेलीफोन नंबर, उसका एड्रेस, उसकी करंट लोकेशन, उसके जो है ना फैमिली कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें जो है ना वो जल्द अज जल्द वो लोग जो है ना ऑब्टेन करते हैं। इसके बाद क्या है, एवैल्यूएटिंग सुसाइडल पोटेंशियल, जिसको हम अभी टेबल में देखेंगे कि कितना ज़्यादा लीथल है, कितना ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है और कितनी इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। इसके अलावा क्लैरिफाइंग द नेचर ऑफ द कॉलर्स डिस्ट्रेस, ठीक है। सबसे पहले दे क्लैरिफाई द एग्जैक्ट नेचर ऑफ देयर कंसर्न्स, ठीक है, यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, किस तरह का प्रॉब्लम है। उसके बाद दे रिकग्नाइज दैट दे मे बी अंडर सो मच डिस्ट्रेस दैट दे आर नॉट थिंकिंग क्लियरली, ठीक है। तो जो अक्सर जो चीज़ अवॉइड करनी है वो ये है कि आप उनको ये ना बोलें कि उनकी प्रॉब्लम्स जो है ना
प्रॉब्लम्स एक्चुअल प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। वो आप सबसे पहले रिकग्नाइज करें कि जो प्रॉब्लम्स हैं ये एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। वंस यू हैव रिकग्नाइज, उसके बाद फिर आप बात करें कि अच्छा इन प्रॉब्लम्स से किस तरह से डील करना है, ठीक है। एक वो शख्स है जो कि ये कहता है कि भाई हाँ तुम्हारी ये जो प्रॉब्लम है ये एक्चुअल प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर आपसे कहता है कि भाई इस प्रॉब्लम से किस तरह से डील करें। और एक शख्स वो होता है जो कि कहता है भाई ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप ये कहेंगे कि ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और तुम्हें जो है ना तुम बस तुम्हारे जहन में ये सब कुछ चल रहा है, तो फिर वो शख्स आपसे बात नहीं करेगा, ठीक है। वो आपसे आपकी बात सुनेगा भी नहीं, ठीक है। तो थर्ड स्टेप क्या है, यू हैव टू रियलाइज़ दैट देयर आर अदर सॉल्यूशंस बिसाइड सुसाइड, ठीक है। जो आपका जो टनल विजन है उसको एक्सपैंड करेगा सुसाइड का कॉलर। वो पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करेगा। अच्छा तुम्हें लग रहा है कि तुम एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओगे, तो लेकिन व्हाट इफ़ तुम पास हो जाओ, ठीक है। या फिर अच्छा तुम फेल हो गए तो फिर क्या होगा, फिर तुम्हारे लिए क्या ये जो है ना ज़िंदगी तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी या तुम्हारे पास एक और चांस भी हो सकता है, ठीक है। क्या किस तरह से तुम उससे रिकवर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा असेसिंग स्ट्रेंथ्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द पर्सन, उस बंदे की पर्सनालिटी को असेस करेंगे, उसकी सिचुएशन को देखेंगे कि क्या चीज़ होगी कि जिसके थ्रू वो होप की तरफ वापस आ सकता है, ठीक है। उसकी फैमिली की सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है या फिर उसकी अपनी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग है, उसको देखेंगे कि क्या चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रिकमेंडिंग एंड इनिशिएटिंग एन एक्शन प्लान, ठीक है। सिर्फ हवाओं में बातें नहीं करेंगे बल्कि उनको ये बताएंगे कि भाई क्या क्या करना है, इसके बाद अभी आपने क्या करना है, किस तरह से कौन से स्टेप्स लेने हैं, किस तरह से आपने जो है ना सुसाइड प्रिवेंशन की तरफ जाना है, किस तरह से आप थेरेपी को सीख करेंगे। आप उनको ये नहीं बोलेंगे कि भाई थेरेपी सीख करो, आपको ये बताएंगे कि भाई ये नंबर है, इसको कांटेक्ट करो, यहाँ पे इस लोकेशन पे जाओ, ठीक है, यहाँ पे जाओ, इस बंदे से बात करो, ठीक है। एक्चुअल फिज़िकल प्लान आप उसको देंगे, ठीक है। इसके अलावा क्राइसिस इंटरवेंशन के अंदर जो अजम्पशंस हैं वो क्या है। सबसे पहली अजम्पशन ये है कि बंदे के अंदर द एवरी सुसाइडल पेशेंट इज़ एम्बिवेलेंट अबाउट द एक्ट, ठीक है। यानी कि दे हैव द डिज़ायर टू लिव इनसाइड देम, ठीक है। एम्बिवेलेंट का मतलब ये है कि कॉन्ट्रडिक्टरी उनके अंदर डिज़ायर्स मौजूद हैं, ठीक है। वो ओपनली वो तो कह रहे हैं कि भाई मुझे अपने आप को मारना है, लेकिन आप ये अज्यूम करेंगे कि अंदर कहीं ना कहीं डिज़ायर टू लिव मौजूद है, उस डिज़ायर को आपने बाहर लेके आना है, ठीक है। इसके अलावा रिसोर्सेज जो है ना उनको देनी है कि जो उनको रीएश्योर करना है कि ऑल्दो उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा होपलेस लग रही है, उनको रिसोर्सेज के बारे में अवेयर करवाना है, उनको बताना है कि भाई क्या क्या रिसोर्सेज उनके पास मौजूद हैं, ठीक है। डिस्कशंस ऑफन बिगिन बाय वैलिडेटिंग द पर्सनस इमोशनल एंग्विश, इमोशनल प्रॉब्लम को सबसे पहले आप वैलिडेट करते हैं और फिर उसके बाद द कॉन्वर्जेशन मूव्स ऑन टू प्रैक्टिकल मैटर्स सच एज डिक्रीजिंग स्ट्रेस एंड मैनेजिंग इमीडिएट प्रॉब्लम्स, किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा नो हार्म एग्रीमेंट्स, ये बहुत कॉमन है बेस्ट के अंदर कि आप उनसे एग्रीमेंट लेते हैं, उनसे वादा लेते हैं कि वो अपने आप को उस वक्त हार्म नहीं करेंगे। इसकी जो है ना एक्चुअल जो है ना इसके इफ़ेक्टिवनेस ये डिबेटेबल है, लेकिन ये इस्तेमाल फिर भी बहुत होता है। इसके अलावा टेम्परेरी हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ भी जाया जाता है अगर जो सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाए, ठीक है। इसके अलावा जो साइकोथेरेपी है वो मेजरली दो किस्म की साइकोथेरेपीज़ हैं, एक है CBT, एक है DBT। CBT का मतलब है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है। ये फोकस करता है वल्नरेबिलिटीज़ के ऊपर एसोसिएटेड विद सुसाइड सच एज फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस, सोशल आइसोलेशन, पुअर इम्पल्स कंट्रोल, पुअर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिफ़िकल्टी रिफ्यूटिंग थॉट्स। बेसिकली कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आपकी थॉट्स के ऊपर काम करता है, इसके ऊपर काम करता है कि आपके जो थॉट्स का पैटर्न है वो किस तरह का है, उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। तो उसके अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको चेंज करता है ताकि जो आप जो है ना आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो बेहतर हो सकें। जो DBT है, डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी है, वो कॉग्निटिव थेरेपी का ही एक फॉर्म है बेसिकली। It focuses on helping clients accept their current lives
एंड इमोशनल एंग्विश दे फील। सबसे पहले वो एक्सेप्ट करेंगे कि भाई ये जो इमोशनल एंग्विश है वो मौजूद है, उसको हम बेसिकली उसको हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, उससे डील करना है, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट गोल फॉर सुसाइडल क्लाइंट्स इज़ लर्निंग हाउ टू रेगुलेट एंड टॉलरेट देयर इमोशंस रादर देन अलाउइंग इमोशंस टू ओवरवेलम देम एंड रिजल्ट इन ए सुसाइडल एक्ट, ठीक है। तो किस तरह से उसको टॉलरेट करेंगे इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा इमोशंस के ऊपर फोकस होते हैं कि इमोशंस से किस तरह से हम डील कर सकते हैं। इसके अलावा एक यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी स्टाइल दिया हुआ है जो कि फोकस्ड है ऑन सुसाइडल बिहेवियर। उसमें क्या है, सबसे पहले आप चेन एनालिसिस करते हैं, यानी कि आप एनालाइज करते हैं, पेशेंट से पूछते हैं कि क्या इस तरह के इवेंट्स थे जो कि आपको सुसाइड की तरफ लेके गए। आप अपनी जो ज़िंदगी है उसको बताएंगे शुरू से लेके आखिर तक, प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, आखिर में आप इस नहज तक पहुँचे कैसे, ठीक है। दिस इज़ चेन एनालिसिस। उसके बाद आप सेफ्टी प्लानिंग आप प्लान करते हैं कि किस तरह से आप अपने आप को सेफ बना सकते हैं, किस तरह से अपने मीन्स, लीथल मीन्स आप टेक अवे कर लें, ठीक है। आप लोगों के साथ कनेक्टेड हो जाएं। अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आप कुछ दिन के लिए अपने किसी दोस्त के पास चले जाएं, अपनी किसी फैमिली मेम्बर के पास चले जाएं, ठीक है। इसके अलावा थर्ड स्टेप क्या है, साइको एजुकेशन, ठीक है, जो कि हम यहाँ कर रहे हैं कि लोगों को उनको इन्फॉर्म करें कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या क्या प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं, ये सारी जो सुसाइड के बारे में अवेयरनेस दें। उसके अलावा बिल्डिंग होप एंड एड्रेसिंग रीजंस फॉर लिविंग, ठीक है। इस तरह का बेसिकली उसके अंदर जो होपलेसनेस है उसको कॉम्बैट करें और उनको पॉसिबिलिटीज़ इंक्रीज़ करें। लर्निंग टू यूज़ अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज़ फ्रॉम CBT एंड DBT टू डील विद स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। वो जो उनके स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं उनके लिहाज से उनको बताएं कि क्या चीज़ वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद ये आखिरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर वो क्या है, ये टेबल है, टेबल 9.4, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले तो रिस्क फैक्टर्स, आखिरी चीज़ है, बस 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट। रिस्क फैक्टर्स हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसके बाद रिस्क फैक्टर्स जब हम देख लेते हैं तो उसके बाद 1-2 मिनट रुक जाएं, हो गया टॉपिक बस। रिस्क फैक्टर्स के थ्रू हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि इनकी जो लीथैलिटी है, यानी जानलेवा सिचुएशन के जानलेवा होना वो कितना है, उनके चांसेस ऑफ अटेम्प्टिंग सुसाइड लो हैं, मॉडरेट हैं या हाई हैं, ठीक है। अगर लो हैं तो फिर आप इमीडिएट एक्शन नहीं करते, आप बस रेफर करते हैं टूवर्ड्स काउंसलिंग। अगर मॉडरेट हैं तो फिर आप प्रिवेंटिव काउंसलिंग की तरफ रेकमेंड करते हैं, उनको कहते हैं कि भाई इस तरफ ज़रूर जाएं, ठीक है। और उनको मॉनिटर करते हैं और देखते हैं किसी न किसी तरह से कि भाई कि अगर आप सुसाइडल थॉट्स आपके अंदर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएं तो फिर आप क्या करेंगे। मॉडरेट का मतलब क्या है, मॉडरेट का मतलब ये है कि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हैं, लेकिन आप जो है ना, एक तो स्पेसिफिक आपके पास टूल नहीं है, स्पेसिफिक प्लान नहीं है कि आप किस तरह से अपने आप को मारेंगे, या फिर अगर स्पेसिफिक प्लान है तो वो प्लान इतना लीथल नहीं है, ठीक है। हाई रिस्क कौन से लोग होते हैं कि जिनके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हो, उसके बाद उनका जो प्लान है वो बहुत ज़्यादा वेल थॉट आउट हो, वो सारे स्टेप्स उन्होंने पहले से ही सोच के रखे हुए हों और इमीडिएटली वो प्लान कर रहे हो कि अभी मुझे कल मरना है या अगले हफ्ते मरना है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, सबसे पहले ऑब्टेन अ प्रॉमिस, जो नो हार्म एग्रीमेंट की हमने बात करी। इसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ भी जा सकते हैं इनके ऊपर। और सुसाइड वॉच का जो कॉन्सेप्ट है वो वेस्ट के अंदर वो ये है कि कुछ लोग होते हैं जिनका काम ये होता है कि वो लोगों के पास जाते हैं, लोगों के पास रहते हैं, उनके साथ रहते हैं और वो बेसिकली वो उनका काम यही होता है 24 घंटे वो मॉनिटर करते हैं और वो देखते हैं कि भाई ये शख्स सुसाइड की तरफ तो नहीं जा रहा, ठीक है। ये पाकिस्तान में नहीं देखा जाता, लेकिन जब वेस्ट के अंदर सुसाइड के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं तो ये सुसाइड वॉच को भी इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है।